Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about 18th century literature. टाइम पीरियड इज 1700 to 1800. सो 18th सेंचुरी के अंदर जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिटरेचर का वर्क किया गया था उन सबको हम डिस्कस करेंगे. इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हमने बाकी लिटरेरी पीरियड्स को कवर किया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देख लेना. ठीक है. इस एज को या फिर इस पीरियड को अगस्टन या फिर नियो क्लासिक एज भी बोला जाता है. इसको एज ऑफ साइंस एंड रीज़न, प्रोज, सटायर, पॉलिटिकल लिटरेचर एंड नॉवल, इन सब की एज भी बोला जाता है. मीन्स ये सारे जो अलग अलग नाम हैं ये 18th सेंचुरी के अंदर जो लिटरेचर लिखी गई है उनके बेसिस पर हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है अगस्टन और नियो क्लासिक एज. ठीक है. अब इसको नियो क्लासिक एज क्यों बोला जाता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पे कुछ क्लासिकल राइटर्स थे जैसे वर्जिल, होरेस एंड ओविड. इनके वर्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि यहाँ पे इन सभी ने क्लासिकल राइटिंग्स की थी. ठीक है. इसीलिए इसको नियो क्लासिक एज बोला गया. एंड इसको अगस्टन एज भी बोला जाता है. ये अगस्टन नाम आया है रोमन एम्परर अगस्टस से. ठीक है. वहाँ से ये नाम लिया गया है और इस एज को हम अगस्टन एज भी बोलते हैं. इसको एज ऑफ पॉलिटिकल लिटरेचर क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती थी, ठीक है, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो पॉलिटिशियंस जो अपनी टैक्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, इन सब के अंदर एक दूसरे को हेट करना, एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना, ये सारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. इसकी वजह से राइज होता है प्रोस का और पोइटिक सटायर का. एंड यहाँ पे पोइटिक सटायर का राइज होता है इस टाइप की पॉलिटिकल सिचुएशन से. इस वजह से इसको एज ऑफ सटायर भी बोला जाता है. ठीक है. एंड इसके अलावा एक और नाम है, इसको एज ऑफ क्वीन एन भी बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर मीन्स 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्वीन एन ने यहाँ पे रूल किया था. उसके बाद जो जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकेंड, ये सारे किंग्स आते हैं, ये रूल करते हैं. ठीक है. चलिए, सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वोट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी थे. वोटिंग होती थी रिफॉर्म्स के लिए. न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का आना स्टार्ट हो गया था. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी. फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था इंग्लैंड के अंदर. बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस खुल जाते हैं, प्राइवेट क्लब्स खुलते हैं. लोगों ने एक दूसरे के साथ रहना सीख लिया था, लेकिन लोगों के जो ओपिनियंस थे उनके अंदर आज भी डिफरेंसेस थे. ऑर्डर, हार्मनी, रिस्ट्रेन के ऊपर एम्फेसाइज किया गया. लिटरेचर के अंदर नई थीम्स आती हैं जैसे अर्बन लाइफ, कॉमर्स एंड ह्यूमन कंडीशंस. इस एज के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर पोप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मींस जब हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जितने भी लिटरेरी पीरियड्स डिस्कस करें हैं उनके अंदर एक दो राइटर्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. ठीक है. सो इसको एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. ठीक है. इनके वर्क्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. इनको मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट भी बोला जाता है. एक कपलेट के अंदर 2 लाइन्स होती हैं या फिर हम बोल सकते हैं 2 लाइन्स की एक पोएम. ठीक है. और एक बड़ी पोएम के अंदर भी इस टाइप की 2 लाइन्स हो सकती हैं और ये अलग से भी हो सकती हैं. इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं. द रेप ऑफ द लॉक, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द डुनसियार्ड. ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो इन्होंने लिखे थे. ठीक है. अब हम बात करते हैं जॉनथन स्विफ्ट की. इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जैसे द बैटल ऑफ द बुक्स, टेल ऑफ अ टब. ये एक सटायर है जो कि उस टाइम पे जो अलग अलग चर्चेस थे उनके बारे में है. ठीक है. नेक्स्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. जनरल ट्विस्टिला, ये सारे इन्होंने वर्क लिखे थे. नेक्स्ट इज जोसेफ एडिसन. इन्होंने बहुत सारे फेमस एसेज लिखे थे. रिचर्ड स्टील की बात करें तो इन्होंने पॉलिटिकल पैम्पलेट लिखे थे बहुत सारे एंड ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे पॉलिटिकल पैम्पलेट्स लिखने के अंदर. इसीलिए इनको ऑफिशियल गेजेटर की पोजीशन भी अवार्ड की गई थी. सैमुअल जॉनसन ने लिखा है लाइव्स ऑफ द पोइट्स. सो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. अब हम बात करते हैं लेटर अगस्टन राइटर्स के, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एडमंड बर्ग का. इन्होंने ये 3-4 वर्क लिखे हैं. उसके अलावा एडवर्ड गिब्सन है जिन्होंने द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये सारे वर्क लिखे हैं. चलिए, सो अब हम बात करते हैं रोमांटिक पोइट्री की. आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं. सब आपको मीन्स ये सारे नाम आपको याद ही करना है. रोमांटिक पोइट्री को रिवाइव किया गया. थॉमसन्स ने एक पोएम लिखी थी द सीजन्स. ये इनकी पहली नोटवर्दी पोएम है. मीन्स अगर हम रोमांटिक रिवाइवल की बात करें तो उसमें ये पहली नोटवर्दी पोएम है. अब हम ये देखते हैं कि कैसे जो क्लासिकल लिटरेचर है उससे ये रोमांटिक पोइट्री अलग है. देखो, इसके अंदर
रोमांटिक पोइट्री को हम एज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मान सकते हैं या प्रोटेस्ट मान सकते हैं, जो कि सोसाइटी के अंदर रूल्स एंड कस्टम्स के जो बंधन हैं उनके अगेंस्ट है। रोमांटिसिज्म रिटर्न टू नेचर एंड टू प्लान ह्यूमैनिटी फॉर इट्स मटेरियल। इसके अंदर इस टाइप की जो पोइट्री लिखी जाती थी उसके अंदर नेचर और ह्यूमैनिटी को एज अ मटेरियल यूज़ किया गया है। ये वो टाइम था जब लोगों ने अपनी जो रियलिटीज़ हैं अपनी लाइफ की उनको भूल कर यूथ के आइडियल्स को अपनी परमानेंट रियलिटी एस्टेब्लिश किया है। इसके अंदर जो इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी पोएम्स लिखी गई उसमें ह्यूमन सिंपैथी का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है एंड ह्यूमन हार्ट मीन्स लोगों की बातों को समझा गया है, लोगों की फीलिंग्स को यहाँ पे समझा गया है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसमें सबसे पहला है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं। सबसे पहला है हार्म टू एडवर्सिटी और एक ओड है टू स्प्रिंग एंड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ इटॉन कॉलेज। इसके अलावा एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये भी बहुत फेमस वर्क है। ओलिवर गोल्डस्मिथ का ये वाला वर्क आपने पढ़ा होगा, डेजर्टेड विलेज, ये शायद आपके 11th-12th के अंदर है। उसके बाद द विकार ऑफ वेकफील्ड, द ट्रैवलर, गुड नेचर्ड मैन, शी स्टॉप्स टू कॉन्कर, ये इनके दो कॉमेडीज़ हैं। मीन्स ये जो लास्ट में है द गुड नेचर्ड मैन एंड शी स्टॉप्स टू कॉन्कर, ये दो कॉमेडीज़ इन्होंने लिखी थी। विलियम कॉपर का एक वर्क है द टास्क। उसके बाद रॉबर्ट बर्न्स का वर्क है टू अ माउस एंड टू अ माउंटेन डेजी, द क्वार्टर सैटरडे नाइट। ये 3 वर्क रॉबर्ट बर्न्स ने लिखे थे। इसके अलावा और भी लिखे थे, ये इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर नॉवेल्स भी लिखनी स्टार्ट हो गई थी। मीन्स इसको हम एज ऑफ नॉवेल्स भी बोल सकते हैं। देखो नॉवेल्स क्यों लिखी जाने लगी इस पीरियड के अंदर, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि नया इन्वेंशन आ गया था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। हालांकि ये बहुत पहले हो गया था, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी जो नॉवेल्स हैं उनके प्राइजेस कम हो गए थे, लोगों का इंटरेस्ट था नॉवेल्स पढ़ने के अंदर, और जब इंटरेस्ट होगा लोगों का तो और भी ज़्यादा नॉवेल्स लिखी जाएंगी, ठीक है। अब नए वर्ल्ड के अंदर, इसके अंदर देखो नॉवेल्स के अंदर ये जो नया वर्ल्ड है, जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल वे के अंदर प्रेजेंट किया गया था। एंड मिडिल क्लास का राइज होता है जो कि रीडिंग के अंदर नई फॉर्म्स चाहती हैं, ठीक है। सो इस वजह से ही नॉवेल्स लिखी जाने लगी। स्टार्टिंग में जो नॉवेल्स लिखी गई वो फिक्शनल थी, मीन्स काल्पनिक स्टोरीज होती थी उसके अंदर। बाद में कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स वगैरह हैं उनको भी मेंशन किया गया। डैनियल डेफो को मॉडर्न नॉवल के डिस्कवरी के लिए उनको क्रेडिट किया जाता है। इनकी एक नॉवल है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। ये इनकी नॉवल है जो इन्होंने लिखी थी। उसके बाद नाम आता है सैमुअल रिचर्डसन का, इन्होंने भी एक नॉवल लिखी है क्लेरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। उसके बाद है हेनरी फील्डिंग, इन्होंने लिखी है जोसेफ एंड्रयूज एंड जॉनथन वाइल्ड, ठीक है। सो ये सारी नॉवेल्स लिखी गई थी इस पीरियड के अंदर। मीन्स नॉवेल्स लिखनी स्टार्ट हो गई थी, रोमांटिक पोइट्री को फिर से रिवाइव किया गया, और ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम राइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसको एज ऑफ पॉलिटिकल लिटरेचर, एज ऑफ न्यू क्लासिक भी बोला जाता है, एंड दिस वॉज अबाउट 18th सेंचुरी लिटरेचर। सो इसके बाद 1-2 वीडियोज़ और आएंगे और हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 7 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं लिटरेरी पीरियड्स के अंदर। सो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।